जी। आज हम जिस क्वेश्चन पे बात करेंगे वो है 6 स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस और व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का पर्पस मेन क्या होता है? सबसे बड़ी बात तो ये कि बड़े मशहूर राइटर्स ने लिखा है कि इफ़ यू हैवंट प्लान योर वर्क दैट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आपने अपना काम या अपना बिजनेस या कोई भी चीज़ अगर आपने प्लान नहीं करी है ना, तो दैट मीन्स आपने फेल होने के लिए प्लानिंग करी है। तो ये तो सबसे आप कह लें कि मेन पर्पस ऑफ प्लानिंग ये हो जाता है कि अगर आपने कोई भी चीज़ करनी है, इवन कि आपने कोई डिग्री भी कंप्लीट करनी है, तो वो भी थ्रू प्रॉपर प्लानिंग के होती है। ऐसा नहीं होता कि बस आपने बस फलां ने कहा और आपने एडमिशन ले लिया और बस आपने पढ़ाई शुरू कर दी। नहीं, आपके दिमाग में कोई ना कोई प्लान ज़रूर होता है। अगर प्लान नहीं होता तो फिर अमूमन वो डिग्री जो है या कोई भी अगर पढ़ाई शुरू हो रही होती है तो वो स्टूडेंट्स बीच में से क्विट कर जाते हैं या फिर वो उनका दिल नहीं रहता वैसा करने के लिए। तो कोई ना कोई पर्पस या प्लान ज़रूर होता है। अब आ जाए 6 स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। नंबर 1 स्टेप क्या है? फॉर्म अ कोलैबोरेटिव प्लानिंग टीम। यानी सबसे पहले एक कोलैबोरेटिव टीम बनाना। यानी एक दो लोगों की भी टीम हो सकती है, दो से ज़्यादा लोगों की भी टीम हो सकती है। तो प्लानिंग जो ये 6 स्टेप्स है, इसके अंदर सबसे पहले आप एक टीम बनाते हैं जो कि जिसने ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो आगे के लिए देखनी होती हैं या सोचनी होती हैं। आइडेंटिफाई कोर प्लानिंग टीम, यानी एक्चुअल जो स्टार्ट बिजनेस, मिसाल के तौर पे अगर बिजनेस स्टार्ट होता है, जिस तरह से एक मशहूर वेब पोर्टल है, वो मैं और मेरे दो दोस्तों ने हम लोगों ने मिलके बनाया था। तो हम 3 लोग थे। वी वर 3 पीपल। लाइक इनिशियल जो कोर प्लानिंग टीम थी उसमें हम 3 लोग थे। हम लोगों ने प्लान किया था कि वो किस तरह से वो वेबसाइट बनेगी, एग्जीक्यूट होगी, उसका मॉडल क्या होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो कोर टीम के अंदर हम 3 लोग थे। फिर उसके बाद एक और साहब जो जो फाइनेंसियर थे वो इन्वॉल्व हुए और वो भी आप कह सकते हैं कोर टीम का हमारी हिस्सा थे। फिर फॉर्म अ कॉमन फ्रेमवर्क। देन आप एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि किस तरीके से वो जो बिजनेस है या वो जो मॉडल है वो किस तरीके से, उसका फ्रेमवर्क क्या होगा। देन डिफाइन एंड असाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आप क्या करते हैं, या तो अपनी कोर टीम के ही अंदर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम लोगों ने बिज़नेस प्लान किया था तो उसके अंदर हमारे एक जो टीम मेंबर थे उनका काम था सेल्स का, कि उनको ओवरऑल सेल्स जनरेट करनी थी। एक जो है वो ओवरऑल प्रोजेक्ट देख रहे थे कि उसकी किस तरीके से हम जो है वो पैसे यानी फाइनेंसिस किस तरीके से इकट्ठे करेंगे और हम किस तरीके से उसका यानी हिसाब किताब किस तरह से होगा। यानी उनकी तो मल्टीपल सॉर्ट ऑफ रोल था उनका। और मैं अगर अपनी बात करूं तो आई वाज द वन के मैंने कंपनियों से डिफरेंट इंटरेक्ट करना था कि कंपनीज किस तरीके से हम कंपनीज को परसू करेंगे हमारे साथ काम करने के लिए, और ओवरऑल आइडिया क्या होगा और हम उनके साथ यानी हमारा वर्किंग रिलेशनशिप किस तरह से होगा। यानी और फिर उसके बाद असाइन रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये भी आ जाता है कि मज़ीद अगर आप आगे लोग एम्प्लॉयज़ रखते हैं या लोगों को रखते हैं तो किस बंदे का क्या काम होगा और उसकी क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर डिटरमाइन अ रेगुलर शेड्यूल ऑफ मीटिंग। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में ही आप इस तरह से यानी पहले से ही चीज़ें शेड्यूल कर लेते हैं कि हम
डेली मीटिंग्स करेंगे, वीकली करेंगे, किस तरह से करेंगे? हम लोग उसमें इस तरह से करते थे कि शुरू में डेली जो वर्क होता था उसके अंदर हमने डेली मीटिंग असाइन करी हुई थी कि हम पूरा डे जो है बाज़ औक़ात डे के स्टार्ट के अंदर बिल्कुल फर्स्ट हाफ में हम मीटिंग करते थे 15 मिनट्स की कि उस डे का हमारा मज़ीद क्या टारगेट है या क्या प्लान है, और फिर उसके बाद हम उसको आगे किस तरीके से फर्दर डे को हमने किस तरीके से करना है। फिर वीकली हम चीज़ें इवेल्युएट कर रहे होते थे, देखते थे कि जो जो चीज़ें हमने देखी हैं हम उसको किस तरीके से आगे लेके जाएंगे। अगर इसमें अगर मैं बात करूँ, एक आपको इसकी एग्जांपल दूँ कि अगर किसी ने सेल्स में अगर काम किया है, जैसे जो सेल्स में ऑर्डर बुकर्स होते हैं या सेल्स के जो लोग होते हैं एफएमसीजीज में, वो क्या करते हैं, सुबह में छोटी सी 15 मिनट्स की मीटिंग होती है। अक्सर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में या डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर एरिया सबको असाइन हुआ होता है। फर्दर उस दिन कौन कौन से एरिया किस किस बंदे ने करना होता है, उस हवाले से चीज़ें जो है सुपरवाइज़र बाज़ों का डिस्कस कर रहे होते हैं, चीज़ें बताते हैं, और फिर उसके बाद टीम्स को खैर बात कह देते हैं। तो वो एक पूरा डे का जो है वो एक गेम प्लान सामने आ जाता है कि हाँ जी चीज़ें किस तरीके से करनी है। तो ये मीटिंग्स जो है, रेगुलर मीटिंग्स जो है वो डेली भी हो सकती हैं, वीकली भी हो सकती हैं, मंथली भी हो सकती हैं। बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है कि बिज़नेस इनिशियल लेवल पे है या बिज़नेस है किस किस्म का। फिर सेकंड स्टेप क्या है, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। यानी ओवरऑल आपने देखना है कि जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं, कोई ब्रांड नहीं लॉन्च कर रहे हैं या बिज़नेस नया बना रहे हैं या ऑलरेडी जो है रनिंग बिज़नेस अगर चला रहे हैं, तो उसके अंदर भी आप देखते हैं कि सिचुएशन किस तरह की चल रही है। अभी मिसाल के तौर पे अभी कोविड की पेंडेमिक की सिचुएशन है, तो अभी अगर कोई अगर बिज़नेस अगर लेके आता है या बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो करंट सिनेरियो या करंट सिचुएशन को देखते हुए करेगा। अगर 8 बजे तक अगर लॉकडाउन लग जाता है और अगर किसी का बिज़नेस इस किस्म का है कि वो लेट नाइट चलता है या रेस्टोरेंट से रिलेटेड है या कोई इस किस्म की चीज़ है, तो वो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसको सिचुएशन को देखते हुए चीज़ें करनी होंगी, बनानी होंगी। आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड हैज़र्ड्स, जैसे कि ये थ्रेट है, अभी पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, तो उसके अंदर किस तरीके से आपको अपने यानी ख़र्चे निकालने होंगे, अपनी एम्प्लॉइज़ की सैलरी निकालनी होगी और अपने एक्सपेंसेस बेयर करने होंगे। फिर असेस रिस्क, किस हद तक रिस्क हो सकता है। अगर इस वक्त अगर कोई फूड से रिलेटेड बिज़नेस की अगर आप एक्सपेंशन करते हैं, कोई नई ब्रांच खोलते हैं, तो क्या वो वर्थवाइल है या नहीं है, आपने रिस्क को देखना होता है। फिर प्रायोरिटाइज थ्रेट एंड हैज़र्ड्स, फिर आपको जो थ्रेट्स हैं या जो आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं उनको भी प्रायोरिटाइज़ करना, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनको भी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना चाहिए। अगर आप उनको प्रायोरिटाइज़ नहीं करते या उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, तो दैट कुड बी वेरी मच डेंजरस फॉर यू। फिर थर्ड स्टेप आ जाता है आपका डिटरमाइन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। फिर आप जो है वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव बना रहे होते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कि मिसाल के तौर पे एक फुटबॉल का गेम है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 घंटे का एक फ़ुटबॉल का गेम है। अब उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक टीम ए है और एक टीम बी है। टीम ए हम ले लेते हैं कि हमारी टीम है और हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हमने ये मैच जीतना है। अब मैच जीतने के लिए छोटे छोटे गोल्स आप बनाते हैं। किस तरीके से, मिसाल के तौर पे आपने ये करना है कि जैसे 2 घंटे का मैच है, तो 1 घंटे का फर्स्ट हाफ होगा, 1 घंटे का सेकंड हाफ होगा। फर्स्ट हाफ जो 1 घंटे का है उसके अंदर आपने कितने गोल्स करने हैं, 1 गोल करना है, 2, 3, 4, आप ये प्लान करते हैं, ठीक है। आपने ये प्लान करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, अगर ये आपके छोटे छोटे गोल अचीव होंगे तो ही आप अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो गेन कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई कंपनी है और अगर वो बिज़नेस कर रही है
और उसका ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग रन में मिसाल के तौर पे टोयोटा अगर वैसे तो मार्केट लीडर है पाकिस्तान काफ़ी हद तक, अगर उसको मज़ीद अगर चीज़ें एक ईयर का उसने पूरा ओवरऑल एक अगर कोई ऑब्जेक्टिव अगर बनाया हुआ है तो वो उसको छोटे छोटे जो है ना मंथली गोल्स के अंदर डिवाइड करेगा कि एक मंथ में कितनी सेल होनी चाहिए, फिर सेकंड मंथ में या फर्स्ट क्वार्टर में जनवरी टू मार्च कितनी सेल होनी चाहिए। फिर अगर ओवरऑल मिसाल के तौर पे अगर हम ले लेते हैं कि टोयोटा ने या इंडस मोटर ने एक ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है कि इस साल जो है हम कोई कह लें कि 100 बिलियन की कार सेल आउट करेंगे। तो अब उस ईयर के अंदर वो डिफरेंट क्वार्टर्स के अंदर उस चीज़ को डी क्लटर करेंगे कि जी 3 महीने में यानी अब उसके लिए वो डिफरेंट जो उनकी डीलरशिप्स हैं या उनके सेल्स एम्प्लॉयज़ हैं उनको टारगेट्स दे देंगे और छोटे छोटे गोल्स जो हैं वो बना देंगे कि जी एक मंथ में इतनी होनी चाहिए जी, 3 मंथ्स में इतनी होनी चाहिए, 6 मंथ में इतनी होनी चाहिए। फिर ओवरऑल जब ये पूरी जो उनके छोटे छोटे गोल्स अचीव हो जाएंगे तो उसके ज़रिए आप एक ब्रॉडर जो आपका पूरा ईयरली ऑब्जेक्टिव था वो आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है। फोर्थ स्टेप आगे आता है आपका प्लान डेवलपमेंट और आइडेंटिफाइंग कोर्स ऑफ एक्शन। यानी ओवरऑल आपका जो है जो प्लानिंग है उसकी डेवलपमेंट कि आपने वो प्लान किस तरह से बनाना है, ठीक है, और उसका कोर्स ऑफ एक्शन किस तरह से रहेगा, यानी किस तरीके से आप उसको उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। लाइक आफ्टर डेवलपिंग कोर्स ऑफ एक्शन, अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन में क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन इंक्लूड क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग हाउ एंड व्हेन ईच रिस्पॉन्स will be implemented under a variety of circumstances। ठीक है। और फिर उसके बाद subsequently the planning team develops response protocols and procedures to support these efforts। ठीक है। फिर उसमें आप ये देखते हैं कि आपका अवेलेबल टाइम कितना है रिस्पांस के लिए और आपके डिसीजन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, और यानी सिनेरियो को देखते हुए मिसाल के तौर पे कुछ सिनेरियोज में आप की डिसीजन मेकिंग कुछ और होगी, सिनेरियो बेस्ड ही आप यानी डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही जैसा यानी आपको लगता है कि हालात हैं मगर आपकी डिसीजन मेकिंग में फ़र्क आ जाता है। एक वक्त आप वो डिसीजन ले रहे होते हैं, सेकंड टाइम वो डिसीजन नहीं ले रहे होते, डिपेंड कर रहा होता है सिचुएशन पे। तो यानी सिचुएशन को देखते हुए आप जो है ना वो अपना एक्शन प्लान जो है वो डेवलप करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप जब कोर्स ऑफ एक्शन तय कर रहे होते हैं उसमें आप ये देख रहे होते हैं कि जो आप चीज़ करने जा रहे हैं उसके कॉस्ट और बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, क्या ये चीज़ फ़ायदेमंद हो सकती है इस वक्त या ये चीज़ नुकसानदेह हो सकती है, और ओवरऑल ये हमारे जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके लिए ये फ़ायदेमंद है या नहीं है, या ये हमें वहाँ तक लेके जाए, ये हमें ये एक्शन प्लान्स जो हैं ये हमें वहाँ तक लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। ये भी आप प्लान डेवलपमेंट में देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद आ जाए
फिफ्थ स्टेप जो है प्लान प्रिपरेशन, रिव्यू एंड अप्रूवल्स है। यानी फॉर्मेट द प्लान, एक्चुअल प्लान की फॉर्मेटिंग है कि किस तरीके से मतलब प्लान बनेगा। फिर राइट अ प्लान, प्लान को एक्चुअल ऑन पेपर लेके आना, लिखना। स्टेप 5 इज़ प्लान प्रिपरेशन एंड रिव्यू एंड अप्रूवल। इसमें क्या है, फॉर्मेट द प्लान, पूरी फॉर्मेटिंग करना प्लान की, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना। फिर उसके बाद प्लान को लिखना, प्रॉपर लिखना। फिर रिव्यू करना कि जो हमने प्लान बनाया है आया इसमें कोई चेंजिंग की ज़रूरत है या नहीं है। फिर अप्रूव एंड शेयर द प्लान। फिर उसके बाद ओवरऑल प्लान को अप्रूव करना कि जी ये ठीक है, सारी चीज़ें हमने देख ली, उसकी फॉर्मेटिंग कर ली, उसको रिव्यू कर लिया, देख लिया, फर्दर कोई उसमें चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। अब मज़ीद जो हमारे जो लोग इस प्लानिंग की एग्जीक्यूशन में हमारे साथ शामिल होंगे, फिर फर्दर उन लोगों के साथ उस प्लानिंग को वक्तन फ़वक्तन शेयर करना जितनी उनका उस प्लान के अंदर पार्ट हो। फिर स्टेप 6 आ जाता है प्लान इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस का। उसमें फिर फर्स्ट हम वी ट्रेन स्टेक होल्डर्स, जितने भी लोग उस प्लानिंग से एसोसिएटेड होते हैं या उसको एग्जीक्यूट करने में पार्ट प्ले कर रहे होते हैं, उनको अकॉर्डिंग टू प्लान हमें ट्रेन करना होता है कि क्या चीज़ किस तरीके से होनी है, क्या होना है, उनको बताना, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना, उनको ट्रेनिंग देना, ताकि प्लान प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सके। ऐसा ना हो कि प्लान का बेड़ा गर्क हो जाए। मिसाल के तौर पे जब भी आप लोग कहते होंगे कि मैं बार बार गाड़ियों की एग्जांपल दे रहा होता हूँ, एक्चुअली इस 2-3 इंडस्ट्रीज से मेरा काफ़ी ज़्यादा थॉरली वास्ता पड़ा है, या मेरा देखना बहुत कीन मैंने उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, तो इस वजह से मैं एग्जांपल दे रहा होता हूँ। अब ट्रेन एंड स्टेक होल्डर में ये भी होता है कि मिसाल के तौर पे अगर टोयोटा करोला का कोई अगर नया मॉडल अगर आएगा या उसकी अगर शेप चेंज हो रही होगी, तो जब शेप चेंज होती है तो अमूमन क्या होता है, डिफरेंट जो प्रोडक्शन टीम है उनको जो है वो कंपनी जो है वो ट्रेनिंग के लिए वो थाईलैंड और जापान भेजती है। वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन स्केल में किस लेवल पे वो बंदा है। अमूमन टीम लीड्स जो होते हैं उनको, टीम लीडर को, और जो आप कह सकते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, उन लोगों को जो है वो भेजा जा रहा होता है ट्रेनिंग के ऊपर। थाईलैंड में और जापान भेजा जा रहा होता है, मोस्टली थाईलैंड भेजते कि देखा जाए कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, ये चेंजेस जो नए शेप में आई है वो किस तरीके से है, या उसकी प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें होंगी, यानी ओवरऑल जो नई एग्जीक्यूशन है वो किस किस तरह से होगी। तो ओवरऑल उसके हवाले से पूरा ट्रेन किया जा रहा होता है, ताकि जब यहाँ पे पाकिस्तान में प्रोडक्शन हो रही हो या वो पूरी असम्बली लाइन में चीज़ें वो हो रही हों, तो वो जो चीज़ें वहाँ पे ट्रेन होके या वो जो चीज़ें नए शेप की वो देख के आए हैं, तो वो उस हवाले से वो गाइड कर सकें, यहाँ के सारे एम्प्लॉइज़ को बता सकें, ये ताकि इस जो पूरा प्रोडक्शन सिस्टम है वो स्मूथली चले, और एक प्रॉपर बंदा उनको गाइड करता रहे और चीज़ें देखता भी रहे, जिसकी ख़ुद की एक प्रॉपर ट्रेनिंग हुई भी हो। फिर एक्सरसाइज द प्लान को जो है वो एक्सरसाइज करना, या उस प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना, या उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। ये भी 6 स्टेप में आता है। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ें सारी आपने करी हैं, पूरी कागज़ का पेट भरा है, कुछ प्लानिंग करी है, स्ट्रेटजीज़ बनाई है, कुछ गोल सेट करें, कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए। वो सिर्फ इसलिए तो नहीं बनाया कि बनाया और रख दिया। अब उसका प्रैक्टिस का भी टाइम है, यानी जो पूरी प्लानिंग करी है अब उसकी एग्जीक्यूशन का भी टाइम है। तो एग्जीक्यूशन जो है वो हम 6 स्टेप में कर रहे होते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और उसमें जो जो स्टेप्स हैं उनको एक्सरसाइज करते हैं, यानी प्रैक्टिकली करते हैं कि जी क्या क्या चीज़ें फर्दर प्लानिंग में आ रही हैं और कौन कौन से स्टेप्स आ रहे हैं और वो हमें करने हैं।
फिर रिव्यू, रिवाइज एंड मेंटेन द प्लान। फिर उसके बाद दोबारा से जो हम देखते हैं कि हमारा जो प्लान बनाया था हमने, वो किस हद तक कामयाब गया है, उसको रिव्यू करना। ऐसा नहीं है कि कोई प्लान जो है आपने कर दिया तो वो बिल्कुल कोई फाइनल वर्डिक्ट हो गया, नहीं। आप वक्तन फ़वक्तन जो आपका प्लान है उसको आप रिव्यू करते हैं, रिवाइज़ करते हैं और थोड़ी फर्दर उसके अंदर चेंजिंग लेके आते रहते हैं। और क्योंकि अगर आप चेंजिंग लेके नहीं आते वक्त के साथ साथ तो आपका प्लान जो है वो अप टू द मार्क नहीं रहता और आप वक्त के साथ नहीं चल पाते। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल है नोकिया की। अगर हम बात करें तो नोकिया वालों ने क्या किया, अगर नोकिया का मार्केट लीडर होने का अगर एक प्लान था या ओवरऑल फ़ोन्स बनाने का, तो उनकी उनकी प्लानिंग का पार्ट था कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो अपना ही यूज़ करेंगे, सिम्बियन, जो कि वो उनका बड़ा एक कामयाब सॉफ्टवेयर था जिसके ऊपर उनके टच फ़ोन्स या मोस्टली फ़ोन्स जो हैं वो चलते थे। तो नोकिया ने गलती क्या करी, वक्त के साथ उनको अपने प्लान को रिव्यू करना चाहिए था। और रिव्यू तो ऑब्वियस ही बात है कंपनीज करती है, मगर रिवाइज करके प्लान को चेंज करना चाहिए था। 2011-12 में जिस वक्त एक लहर आ रही थी एंड्रॉयड फ़ोन्स की या iOS या डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कामयाब हो रहे थे, तो नोकिया जो है वो सिम्बियन के ही साथ रहा। और फिर उसके साथ साथ जो है जब नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज़ किया तो माइक्रोसॉफ्ट बजाय ऐसा इंटरफेस रखती या नोकिया अपना ही इंटरफेस सिम्बियन रखती या एंड्रॉयड को अडॉप्ट करती है। एंड्रॉयड को अडॉप्ट करने के बजाय उन्होंने टाइमली चीज़ें रिवाइज़ नहीं करी और अपने ही क्योंकि ऑल दो उस टाइम मार्केट लीडर था नोकिया, तो वो उसी चीज़ में या उसी घमंड में रहे और टाइमली उन्होंने अपडेट नहीं किया। इस वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा और वो बिल्कुल मार्केट से आउट हो गए और अब बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं नोकिया अपनी दोबारा जगह बनाने के लिए, क्योंकि वक्त पे अपनी जो पूरी प्लानिंग थी उसको वो रिवाइज़ करना चाहिए था, यानी रिवाइज़ करते, रिवैम्प करते और नई स्ट्रेटजीज़ के साथ आते, वो नहीं किया जिसका नुकसान कंपनी ने भुगता। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इस किस्म की गलतियां करती हैं और दोबारा से प्लानिंग बोर्ड की तरफ नहीं जाती हैं और दोबारा नई तरीके से सोच के या नए ज़रूरियात के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं करती, तो फिर नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि जो आपने प्लानिंग पहले बनाई है वही हतमी है और वही चलता रहेगा, नहीं। आप मार्केट की सिचुएशन और लोगों के टेस्ट के हिसाब से अपनी बिज़नेस के लिए या अपनी ब्रांड के लिए चेंजिंग लेके आते हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन, और ये अच्छा होता है, ये बुरा नहीं होता। ठीक है, ये थे आपके 6 प्लानिंग स्टेप्स या स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस, 6 स्टेप्स इन योर प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है।